नमस्कार दोस्तों। हमारे आरएमएस इंस्टीट्यूट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने जो डीएड और बीएड वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए उनकी परीक्षाएं जो है वो जून में है, इसलिए उनके लिए हम स्पेशल एजुकेशन की जो वीडियो है वो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और आज हम जो है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी जो डीएड के अंदर पहला पेपर है और पहले पेपर की हम एक ही यूनिट जो है वो समाप्त कर चुके हैं और दूसरी यूनिट में हम पढ़ेंगे आज श्रवण बाधिता। श्रवण बाधिता को हम HIV मतलब बोलते हैं। HI का मतलब होता है हियरिंग इम्पेयरमेंट। श्रवण बाधिता क्या होती है, इसके क्या कारण होते हैं, इसकी क्या पहचान होती है, श्रवण बाधिता जो है वो कितने प्रकार की होती है, ये सारी चीजें हम सेकंड यूनिट में जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो अपन को ध्यान रखना है, अब तक हमने जो है जो सारी चीजें पढ़ी हैं, लगभग 5 वीडियो जो है हम इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी के 5 पार्ट जो है वो हम अब तक रिकॉर्ड कर चुके हैं और आज हम छठा भाग जो है इसका आज हम आपके सामने है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो श्रवण बाधिता क्या होती है? तो श्रवण का मतलब होता है, यदि अपन श्रवण की बात करें तो श्रवण का मतलब होता है सुनना। श्रवण का मतलब होता है सुनना। बाधिता का मतलब होता है बाधा करना, इसमें बाधा। अब इस शब्द से ही आपको ये पता चल जाएगा कि ये है सुनना, ये है बाधा। मतलब सुनने में जब बाधा हो जाए, बाधा का मतलब होता है क्या? परेशानी, कठिनाई। जब हमको इस कार्य में मतलब जब हमको सुनने में क्या हो जाए, कठिनाई हो जाए, तो हम इसको श्रवण बाधिता के नाम से जानते हैं। श्रवण बाधिता जो है वो अनेक प्रकार की होती है, आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम श्रवण बाधिता क्या होती है इसके बारे में ही आपको बता रहे हैं। तो आपको तो एक चीज ध्यान रखनी है कि यदि जो एक नॉर्मल इंसान होता है, एक सामान्य इंसान जो होता है, वो उसकी जो सुनने की क्षमता होती है, तो यदि वो सुनने की क्षमता यदि उसकी कम हो जाए, मतलब उसको सुनने में प्रॉब्लम हो, आदमी से कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो, आदमी से बात करने में प्रॉब्लम हो, तो उसको हम श्रवण बाधिता के नाम से जानते हैं। मतलब ये सुनने की कठिनाई से संबंधित है, ये अपन को ध्यान रखना है। यदि अपन बात आती है परिभाषा की, यदि बात किसकी आती है? परिभाषा। तो परिभाषा जो है वो अपन को ध्यान रखनी है कि परिभाषा आपको एक दो जो है, जैसे राइटर हो या कोई संगठन हो या किसी न किसी आधार पर आपको एक दो डेफिनेशन जो है वो याद होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले एक राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, ये संगठन। इसके अनुसार यदि हम देखें के अनुसार आपको भी एक दो परिभाषा जो है वो याद करनी है, जो हमारे द्वारा आपको PDF की नोट्स जो भेजे गए हैं, तो उसमें सारी परिभाषाएं जो आपको उसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इसने जो परिभाषा दी थी कि वो ये दी थी कि श्रवण बाधिता वह होती है जो सामान्य ध्वनि को सुनने में सक्षम नहीं हो। ये इन्होंने जो है वो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ने एक डेफिनेशन दी थी कि श्रवण बाधिता वह होती है जो सामान्य ध्वनि, इसमें अपन को ये चीज अपन को ध्यान रखनी है कि सामान्य ध्वनि जो होती है
सामान्य ध्वनि मतलब एक सामान्य व्यक्ति, एक नॉर्मल इंसान जो है उसकी सुनने की क्षमता रखता हो, और यदि ऐसी सामान्य ध्वनि को सुनने की क्षमता किसी में नहीं है, मतलब वो सक्षम नहीं है, तो वह व्यक्ति आप उसको श्रवण बाधिता मतलब HI व्यक्ति बोल सकते हो, उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट व्यक्ति या हियरिंग इम्पेयरमेंट जो आपकी विकलांगता है, डिसेबिलिटी है, उसके अंदर हम उसको रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो है वो 2-3 डेफिनेशन जो है वो याद रखनी है, और 2-3 डेफिनेशन से हम आराम से इसको अभिव्यक्त कर सकते हैं। और बाई चांस अपन को ऐसा कोई प्रश्न आ जाता है कि भाई श्रवण बाधिता को परिभाषित कीजिए, तो अपन को वहां पर परिभाषा के तौर पर ये चीज जो है वो लिखनी पड़ेगी। तो डेफिनेशन जो है वो आपको याद करनी है, आप इसको याद कर लेंगे। आगे यदि अपन बढ़ते हैं, आगे श्रवण बाधिता से संबंधित जो है आगे की भाई इसका वर्गीकरण कैसे किया गया है, इसका वर्गीकरण अपन पढ़ेंगे। वर्गीकरण में क्या है, जैसे जो भी कोई भी विकलांगता होती है, कोई भी डिसेबिलिटी होती है, तो उसमें भी सबके वर्गीकरण होते हैं। ये अपन पढ़ेंगे यहाँ पर वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है कि श्रवण बाधिता में अपन जो है वो वर्गीकरण कर रहे हैं कि मतलब कौन कौन सी, मतलब कितने जो व्यक्ति होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि उसको श्रवण बाधिता जो है वो बहुत कम मात्रा में है, मतलब वो आसानी से जो है कम्युनिकेशन कर लेता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी कठिनाई आती है। एक कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा कठिनाई आती है, या बहुत ऊंची आवाज में उनको बोलना पड़ता है, या कुछ ऐसे हैं जो और कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं चल पाते। तो ऐसी जो है इन चीजों को अपन वर्गीकरण कहते हैं, मतलब इनको हमने इस प्रकार से वर्गीकृत किया है। तो सबसे पहले यदि अपन बात करें तो मैं इनको गंभीरता के आधार पर इनको वर्गीकरण करेंगे। गंभीरता के आधार पर, गंभीरता के आधार पर वर्गीकरण। तो गंभीरता के आधार पर जो वर्गीकरण है वो हमारे जो है क्लार्क के अनुसार है। किसके अनुसार है? क्लार्क के अनुसार। ये अपन को ध्यान रखना है, क्लार्क के अनुसार। हालांकि और भी है, लेकिन हम क्लार्क के अनुसार वाला जो है वो अपन पढ़ेंगे। तो क्लार्क ने ये बताया कि सबसे पहले तो जो होते हैं वो सामान्य श्रवण बाधिता होती है। सामान्य श्रवण बाधिता होती है मतलब नॉर्मल एक व्यक्ति होता है। तो इसमें अपन को ध्यान रखना है कि 10 से 25 डेसिबल होता है। इसकी जो सुनने की जो क्षमता होती है वो 10 से 25 डेसिबल होती है। इसको हम अपन डेसिबल में नापते चलेंगे। एक होता है अति अल्प। अति अल्प ये अपन की वर्गीकरण है कि ये सामान्य है तो ये 10 से 25 डेसिबल तक है, ये आपका अति अल्प है। तो अति अल्प जो होता है वो 26 से और 40 डेसिबल तक होता है। 26 से 40 डेसिबल तक होता है। इसके बाद होता है अल्प। इसमें अपन को थोड़ा थोड़ा सा अंतर जो है वो होता चलेगा। ये 41 से और 55 डेसिबल तक होता है। 41 से 55 डेसिबल तक होता है। इसके बाद जो है ये देखिए, ये सामान्य है, ये अति अल्प है, ये फिर और अल्प आ गया। एक है अल्पतम, एक है अल्पतम। अल्पतम जो है वो 56 से 70 डेसिबल तक होता है। अल्पतम क्या होता है? 56 से और 70 डेसिबल तक होता है। और एक होता है गंभीर। एक होता है गंभीर, ये आपका 71 से 90 डेसिबल तक होता है। एक होता है गंभीर जो 71 से 90 डेसिबल तक होता है। और एक जो होता है वो होता है अति गंभीर। एक होता है अति गंभीर, ये आपका 91 से अधिक, ये 91 से अधिक डेसिबल तक होता है। ये अपन को ध्यान रखना है। ये अपन से कोई भी पूछता है
कि भाई इसका श्रवण बाधिता का जो है वर्गीकरण, आपसे कोई भी प्रश्न ऐसा आता है तो अपन को दो प्रकार से ये होता है, लेकिन अभी हमने पढ़ा है यहाँ पर गंभीरता के आधार पर वर्गीकरण। तो गंभीरता के आधार पर हमारे जो क्लार्क है वो क्लार्क ने हमारा वर्गीकरण किया, 1 2 3 4 5 6 6 प्रकार की कैटेगरी इसमें बनाई, 6 प्रकार के वर्ग इसमें बनाए। 6 प्रकार के वर्गों में जो सामान्य मनुष्य होते थे उनकी जो श्रवण क्षमता है वो 10 से 25 डेसिबल तक थी, लेकिन जो अति अल्प है, अति अल्प की जो क्षमता है वो 26 से और 40 डेसिबल तक है। अल्प जो है, अल्प की क्षमता 41 से 55 डेसिबल तक होती है, और अल्पतम जो होते हैं उनकी क्षमता 56 से 70 डेसिबल तक होती है, और गंभीर जो होते हैं उनकी 71 से 90 तक होती है, और अति गंभीर की 91 से और अधिक यदि डेसिबल किसी की सुनने की क्षमता है तो वो अति गंभीर के अंदर आता है। मतलब ये सबसे बड़ी श्रवण बाधिता है, सबसे अधिक श्रवण बाधिता है। इसमें व्यक्ति को 91 से अधिक डेसिबल तक वो ध्वनि को सुन पाता है, इसलिए ये सबसे अति गंभीर वर्गीकरण के अंदर आती है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही जरूरी है। ये हमारा क्या है, प्रैक्टिकल वर्क में भी अपन से क्या पूछा जा सकता है। ये बाय के समय भी आपसे ऐसा कोई प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई जो श्रवण बाधिता है उसका वर्गीकरण क्या है, या आप बताइए कि क्लार्क के अनुसार जो है इसका वर्गीकरण क्या है, या क्लार्क ने इनको कैसे कैसे बांटा है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, और इसकी डेसिबल भी आपको बतानी पड़ेगी कि भाई क्लार्क ने जो सामान्य है तो सामान्य श्रवण बाधिता की क्या बताई है, अल्प की क्या है, अति अल्प की क्या है, गंभीर की, अति गंभीर की, अल्पतम, सबकी अपन को ध्यान रखनी पड़ेगी। अब अपन जो है वो पढ़ेंगे इसके प्रकार, ये अपन को वर्गीकरण ध्यान रखना है। अब अपन पढ़ेंगे कि श्रवण बाधिता कितने प्रकार की होती है, श्रवण बाधिता कितने प्रकार की होती है। इसके अपन पढ़ेंगे प्रकार। देखिए प्रकार की दृष्टि से अपन देखें तो ये जो श्रवण बाधिता है ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, 3 इसके प्रकार है, और तीनों प्रकार को अपन को क्या है आराम से पढ़ना है। तो सबसे पहली जो होती है वो होती है चालित श्रवण क्षति। सबसे पहली होती है चालित श्रवण क्षति। ये चालित श्रवण क्षति सबसे पहली होती है। चालित जो श्रवण क्षति होती है इसमें देखिए, इसमें अपन को ज्यादा कुछ नहीं, 3 प्रकार की जो क्षति होती है। जैसे हमारा जो कर्ण होता है, जो हमारा कान होता है, इसमें जो सुनने की जो तंत्री होती है, जो तंत्रिकाएं होती हैं, उसमें कान को हमने अग्रभाग, मध्य भाग, पश्चिम भाग ऐसे इसमें बटा हुआ होता है कान का भाग, और इसमें कुछ जो होती है वो स्वर मतलब सुनने की जो है वो तंत्री मतलब कोशिकाएं होती है, नसें जिनको हम बोलते हैं वो होती है। एक होता है कान के मध्य पार्ट में उसका एक, जिसको अपन कान का पर्दा बोलते हैं, वो होता है। तो इन दोनों में से यदि कहीं पर भी कोई भी डिस्टरबेंस है, यदि कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है, तो वहां से ये श्रवण बाधिता जो है वो आती है। लेकिन ये कब आती है, जब आपका बोन कंडक्शन जो चाइल्ड का जो चाइल्ड है वो सामान्य हो बोन का, और एयर कंडीशन जो है वो असामान्य हो। एक आपका बोन होता है और एक आपका होता है एयर। मतलब इसमें क्या होता है, बोन जो होता है बोन कंडक्शन, और एक होता है आपका एयर कंडक्शन। ये दो जो अपन के जो कान के जो भाग होते हैं, इन दोनों को अपन को क्या करना है कि ये जो है यदि ये सामान्य है आपका, ये क्या है आपका सामान्य है, और ये यदि आपका असामान्य है,
ये यदि ऊपर वाला सामान्य है, ये आपका है सामान्य है, तो आपकी जो श्रवण बाधिता की जो प्रकार होगा, जो उस व्यक्ति के अंदर पाई जाएगी, वो चालित श्रवण क्षति पाई जाती है। और इन दोनों के जो बीच की दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी है, वो बीच की दूरी यदि 10 डेसिबल से अधिक हो, 10 डेसिबल से अधिक हो, 10 डेसिबल से यदि अधिक है, तो हम इसको चालित श्रवण क्षति के नाम से जाना जाता है। इसमें अपन को क्या करना होता है, इसमें आप यदि देखेंगे कि भाई इसमें बद्धी कर्ण में प्रॉब्लम होती है या बाह्य कर्ण में प्रॉब्लम होती है, तो इसमें जो है वो बाह्य या मध्य कर्ण, ठीक है ना, या तो इसमें प्रॉब्लम होती है या इसमें प्रॉब्लम होती है, या इन दोनों में ही प्रॉब्लम हो सकती है, इन दोनों में समस्या हो सकती है। ये आपकी श्रवण बाधिता की चालित श्रवण क्षति कहलाती है। इसमें अपन को 2-3 चीजें जो है वो याद रखनी है। एक तो आपको ये याद रखनी है, एक आपको ये याद रखनी है, एक आपको ये याद रखनी है। ये चीजें अपन को याद रखनी है कि इसमें बॉन और एयर कंडक्शन जो होता है, ये आपका क्या करता है, इसकी जो यहाँ पर अपन को बताया गया कि बॉन्ड जो होता है वो सामान्य में होता है, जबकि एयर कंडक्शन जो होता है वो असामान्य स्थिति में होता है। इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो 10 डेसिबल से अधिक होती है, और बाह्य और या तो बाह्य कर्ण में प्रॉब्लम होती है, या आपके आंतरिक जो कर्ण हमारा जो होता है, मध्य कर्ण जो होता है, उसमें प्रॉब्लम होती है, और या फिर इसमें दोनों पार्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। दोनों मतलब बाह्य कर्ण में भी प्रॉब्लम हो सकती है और मध्य कर्ण में भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसको हम क्या कहते हैं, चालित श्रवण क्षति के नाम से जानते हैं। इसके बाद अपन की जो नंबर 2 इसका प्रकार है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। इसके 3 जो प्रकार है, तीनों के बारे में अपन एक एक करके थोड़ा थोड़ा समझेंगे। आपके यदि थोड़ा सा भी समझ में आता है तो आप आसानी से पेपर में लिख पाएंगे, और यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो ये प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। ये नंबर 2 जो है वो है संवेदीय श्रवण क्षति। श्रवण क्षति, इसके बारे में अपन को जो है वो देखना है कि जब ये अपन ने अभी यहां पर पढ़ा था, एक बॉन्ड और एक एयर, एक हमने बॉन्ड कंडक्शन पढ़ा था, एक एयर कंडक्शन। हमने जो उससे पहले जो चालित श्रवण क्षति पढ़ी थी, उसमें बॉन्ड जो था उसकी कंडीशन और एयर कंडक्शन, इन दोनों में ही अपन को क्या है कि कंडीशन का ध्यान रखना है भाई। अब संवेदीय जो है, संवेदीय में ये दोनों ही असामान्य हो जाते हैं। ये दोनों ही कैसे हो जाते हैं, असामान्य हो जाते हैं। ये भी असामान्य होता है और ये भी असामान्य होता है। जबकि हमने इससे पहले जो चालित श्रवण क्षति पढ़ी थी, उसमें ये सामान्य था जबकि ये असामान्य था। लेकिन यहाँ पर ये दोनों ही कैसे हो जाते हैं, असामान्य हो जाते हैं। मतलब दोनों ही ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं होते हैं। और इनकी जो हमने अभी एक तो बात आपको ये याद रखनी है, एक आपको ये बात रखनी है कि दोनों की जो दूरी होती है, दोनों की दूरी ये 10 डेसिबल से कम हो जाती है, 10 डेसिबल से कम हो जाती है। और ऐसी स्थिति में हम इसको संवेदीय श्रवण क्षति के नाम से जानते हैं। और इसमें यदि अपन देखते हैं तीसरी बात, तो इसमें अंतःकरण में समस्या रहती है। इसमें कौन से कर्ण में समस्या रहती है, अंतःकरण में समस्या रहती है।
ये चीज, तीन चीज अपन को उसमें याद रखनी थी, तीन चीज इसमें याद रखनी है। जैसे अपन 40 श्रवण बाधिता जो हमने पढ़ी थी, उसमें बॉन कंडक्शन सामान्य स्थिति में था, एयर कंडक्शन असामान्य स्थिति में था, लेकिन यहाँ पर ये दोनों ही असामान्य स्थिति में है। वहां पर दोनों की जो बीच की दूरी थी वो 10 डेसिबल से अधिक थी, लेकिन यहाँ पर दोनों के बीच की जो दूरी है वो 10 डेसिबल से कम है। और वहां पर मध्य कर्ण में और बाह्य कर्ण में प्रॉब्लम हो सकती थी या दोनों में हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर अंत्य कर्ण में समस्या होती है। कौन सी वाली में? संवेदीय में। संवेदीय श्रवण क्षति जो होती है उसमें आपको अंत्य कर्ण में प्रॉब्लम होती है। अब अपन की तीसरी है वो है मिश्रित श्रवण क्षति। कौन सी है? मिश्रित श्रवण क्षति, मतलब दोनों को मिलाकर। यदि कोई ऐसा भी डिसेबल व्यक्ति हो सकता है, ऐसा भी विकलांग व्यक्ति हो सकता है जिसमें दोनों प्रकार की जो है वो परेशानी मिल सकती है, इसको कहते हैं अपन मिश्रण। तो इसमें क्या होता है कि जैसे बॉन कंडक्शन जो है, एक तो बॉन कंडक्शन और एक आपका आ गया एयर कंडक्शन। ये चीज अपन को ध्यान रखनी है कि बॉन और एयर कंडक्शन जो है ये दोनों ही इसके अंदर जो है वो असामान्य होते हैं। इसके अंदर भी दोनों कैसे होते हैं? असामान्य होते हैं। ये भी असामान्य होता है। यदि इनके हम बीच की दूरी की बात करें तो ये 10 डेसिबल से अधिक होती है। ये दोनों की दूरी तो ये 10 डेसिबल से अधिक होती है, और यदि अपन बात करते हैं कि इसमें कान के कौन से पार्ट में समस्या होती है, तो भैया इसमें किसी भी पार्ट के अंदर समस्या उत्पन्न हो सकती है, चाहे वो बाह्य कर्ण है, चाहे वो अंत है, चाहे वो मध्य है। मतलब चाहे बाह्य या मध्य या अंतः कर्ण में समस्या, इसमें आपको किसी भी कर्ण के पार्ट में समस्या हो सकती है कि चाहे मध्य कर्ण में प्रॉब्लम हो, चाहे आपके बाह्य में प्रॉब्लम हो, चाहे आपके अंत्य कर्ण में प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार के कान के भाग में आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ये आपके जो है वो 3 प्रकार है श्रवण बाधिता के। तो श्रवण बाधिता के ये 3 प्रकार हमें लगता है कि आपको ये समझ में आ गए। अब बात आती है कि भाई ऐसे जो बच्चे होते हैं, जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं, इनको पढ़ाने की, इनको शिक्षा देने की क्या व्यवस्था है, कैसे है, कौन सी विधि से इनको पढ़ाया जाता है, तो कौन सी विधि इनको सर्वोत्तम होती है। इसमें शिक्षण के सुझाव अपन की तरफ से इसमें क्या हो सकते हैं? ये है शिक्षण के सुझाव। शिक्षण के क्या क्या सुझाव हो सकते हैं कि सबसे पहले तो अपन का जो पहला कार्य होता है, इसमें अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि पहली चीज क्या हो सकती है। तो पहली चीज तो सबसे पहले जो शिक्षक के द्वारा श्रवण क्षमता की जांच करना। सबसे पहले तो शिक्षक का कार्य होगा कि वो उसकी श्रवण क्षमता की जांच करेगा कि भाई ये बच्चा जो है वो किस लेवल तक, ये कौन से वर्गीकरण के अंदर आता है, किस डेसिबल पर ये सुन पाता है, इसकी सुनने की जो क्षमता है वो कितनी है। इसके बाद जब दूसरा जो कार्य जिसका होता है कि श्रवण, इसका दूसरा काम हो गया कि श्रवण यंत्र की आवश्यकता, श्रवण यंत्र की आवश्यकता की जांच करना।
श्रवण यंत्र की आवश्यकता की जांच करना। उससे उस टीचर को इसके बाद में ये चीज देखनी पड़ेगी कि जो बच्चा है वो श्रवण क्षमता उसकी क्या है, और श्रवण क्षमता के अनुसार वो ये देखेगा, ये तो श्रवण क्षमता यहाँ पर जांच कर ली, श्रवण क्षमता के बाद में वो ये देखेगा कि इसको श्रवण यंत्र की आवश्यकता है या नहीं है, श्रवण यंत्र की आवश्यकता है या नहीं है। दूसरी चीज, यदि इसको श्रवण यंत्र की यहाँ पर आवश्यकता है तो उसको श्रवण यंत्र उपलब्ध कराया जाना चाहिए। नंबर तीसरी बात है कि ऐसे बच्चे से बात करते समय, ऐसे बच्चे से बात करते समय शोर न हो और उसी की तरफ देखकर बोले। मतलब उसके बाद यदि एक अध्यापक, एक टीचर उसको पढ़ाना चाहता है, उसको कोई चीज समझाना चाहता है, तो सबसे पहले तो ये है कि उस समय वहां पर शोर नहीं हो। मतलब वहां पर ऐसा नहीं कि उस बच्चे से हम बात कर रहे हैं जो पहले से ही सुनने में उसको क्या है, प्रॉब्लम है, और उस बच्चे से जो हम बात कर रहे हैं और वहां पर फालतू का जो है वो अन्य प्रकार का शोर हो रहा है, और उस शोर में वो बच्चा आपकी बात को नहीं सुन पाएगा। दूसरी चीज ये है कि जब वो मुझसे बात करें तो उसी की तरफ देखकर बोले। उस बच्चे की तरफ आपकी जो है वो आई कांटेक्ट होना चाहिए, मतलब आपकी जो नजर है, आपकी जो आंखें हैं, उस बच्चे की तरफ देखनी चाहिए, जिससे कि वो बच्चा आपकी बात को आसानी से सुन सके, आसानी से वो उसको समझ सके। तो ये भी चीज अपन उस बच्चे को जब भी अपन पढ़ाएं, जब भी अपन उस बच्चे को कोई भी चीज समझाने का प्रयास करें, तो ये कार्य हम अवश्य करें। नंबर चीज, वस्तु दिखाकर समझाना। यदि हमें किसी भी वस्तु के बारे में उस बच्चे को कोई भी जानकारी देनी है तो उस वस्तु को अपने पास में आप रखें और उस वस्तु को दिखाकर उसके बारे में उस बच्चे से को हम समझाने का प्रयास करें, तो जरूर वो बच्चा उसके बारे में आपकी जानकारी प्राप्त करेगा। एक अपन को जो है वो उसकी जो प्राकृतिक भाषा जो है अपन इसमें लिख सकते हैं यहाँ पर कि प्राकृतिक भाषा में उससे बात करनी है, प्राकृतिक भाषा में बात करें। प्राकृतिक भाषा मतलब वहां की आप उसको मातृभाषा कह सकते हैं, वहां पर जो लोकल लैंग्वेज है वो उसको अपन कह सकते हैं, और उस लोकल लैंग्वेज में ही या उस प्राकृतिक भाषा में ही हम यदि उस बच्चे से बात करते हैं तो वो बच्चा हमारी बात को जरूर सुनेगा। एक बच्चा ऐसे स्थान पर बैठा हो जहां से शिक्षक आसानी से दिखाई दे, जहां से शिक्षक आसानी से दिखाई दे। मतलब बच्चा जो है और हम, मतलब एक अध्यापक और एक स्टूडेंट, ये दोनों ही अपने आप में एक ऐसे जगह पर जो है वो बैठे होने चाहिए कि आपस में जो बच्चा है वो टीचर को देख पा रहा हो और टीचर जो है उस बच्चे को देख पा रहा हो, मतलब दोनों आमने सामने एक उचित स्थान पर बैठे होने चाहिए। यदि ऐसा है तो वो आसानी से उस बच्चे को पढ़ा सकता है, बच्चे को समझा सकता है। एक ये तो आपकी इच्छा है जो है, सुझाव ये हो गए, और भी है जो हम इसको मिटाने के बाद आपको बताएंगे। तो इनको एक बार हम पुनः रिपीट करते हैं कि शिक्षक के द्वारा श्रवण क्षमता की जांच करनी चाहिए। बच्चे की श्रवण क्षमता क्या है, वो बच्चा कौन सी क्षमता पर जो है वो श्रवण कर पा रहा है, तो उस श्रवण क्षमता के आधार पर अपन को उसका शिक्षण जो है वो कराना
चाहिए। दूसरी बात, श्रवण यंत्र की आवश्यकता। यदि ऐसा कोई बच्चा है जिसकी श्रवण क्षमता बहुत कम है और यदि उसको श्रवण यंत्र की आवश्यकता है तो हम उसको श्रवण यंत्र भी अपन उपलब्ध करवा सकते हैं। ऐसे बच्चे से बात करते समय कहीं पर भी, वहां पर जहां पर आप बैठे, जहां पर आप शिक्षण कार्य करवा रहे हैं, वहां पर शोर नहीं होना चाहिए, आवाज नहीं होनी चाहिए, एक उसी की तरफ देखकर अपन को शिक्षण कार्य कराना चाहिए। एक, यदि हम किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हो तो उस वस्तु को अपने पास रखें और इस वस्तु को दिखाकर हम उसको समझा सकते हैं। और हमेशा जब भी हम उससे बात करें तो प्राकृतिक भाषा में ही बात करें। बच्चा और टीचर ऐसे स्थान पर बैठा हो जहां से आसानी से एक दूसरे को वो देख पा रहे हो, तो ऐसी स्थिति जो है वो श्रवण बाधित बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होती है। आगे जो है, आगे अपन को 6 के, ये अपन के 6 सुझाव ये हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे सुझाव हैं जो अपन को और पढ़ने हैं, तो इनको अपन देखते हैं आगे। ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। आपसे इस प्रकार से कोई ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई, एक आप यदि एक शिक्षक है और एक श्रवण बाधित बच्चे को आप किस प्रकार पढ़ाएंगे, तो इसमें अपन को ये चीजें लिखनी होती है। नंबर 7 पर यदि अपन शिक्षक का सुझाव बताएं तो शिक्षक के मुंह में कुछ नहीं हो। एक शिक्षक जो है जब भी ऐसे बच्चे को पढ़ा रहा है, श्रवण बाधित बच्चे को यदि पढ़ा रहा है, तो उसके मुंह में कुछ नहीं। जैसे कुछ शिक्षकों की आदत होती है, जैसे कुछ मुंह में खाते पढ़ाते हैं। जैसे कोई शिक्षक ऐसा भी है जो गुटखा खाता है, या कोई शिक्षक ऐसा है जिसको कुछ और चीज खाने की आदत है। तो इससे क्या होता है कि जो उसकी वाणी जो होती है, जब वो बोलने की जो क्षमता होती है, वो थोड़ी स्पष्ट नहीं होती है, मतलब उसमें अस्पष्टता आ जाती है। तो उसके मुंह में कुछ नहीं हो, उसका मुंह बिल्कुल क्लियर हो, और मुंह क्लियर होने से उसकी जो है वाणी में स्पष्टता आ जाती है। एक, यदि आगे का जो सुझाव है वो श्रवण बाधित जो बच्चा है, श्रवण बाधित बच्चे को खिड़की या दरवाजे के पास नहीं बैठाएं। जो आपका श्रवण बाधित बच्चा है, यदि आपको पता है कि ये बच्चा जो है इसका श्रवण कौशल जो है वो डाउन है, श्रवण क्षमता इसकी कम है, तो अपन को ध्यान रखना है कि ऐसे बच्चे को हम खिड़की और दरवाजे के पास नहीं बैठाएं। इसका कारण क्या होता है कि यदि जो बाहर का शोरगुल जो होता है, बाहर की जो आवाजें होती है, वो खिड़की और दरवाजे के पास में अधिक आती हैं, तो उसको पहले ही सुनने में मतलब कठिनाई होती है। तो ऐसे बच्चे को खिड़की या दरवाजे के पास बैठाना नहीं चाहिए। अगला, यदि अपन ध्यान रखने योग्य बात की तरफ आते हैं, तो ऐसे बच्चे को आगे की सीट पर बैठाना चाहिए। आगे की सीट पर बैठाना चाहिए। आगे की सीट पर बैठाना चाहिए। यदि कोई ऐसा बच्चा है जो श्रवण बाधित है, तो हम उस बच्चे को आगे की सीट पर बिठा देंगे। आगे की सीट पर बिठाने से क्या होता है कि वो बच्चा हमारी बात को आसानी से सुन पाएगा, आसानी से वो समझ पाएगा। एक 10वां सुझाव होता है कि शिक्षक जो हो, शिक्षक के मुंह पर दाढ़ी व मूछ अधिक नहीं हो। दाढ़ी और मूछ अधिक नहीं हो, मतलब कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जिनको अपनी दाढ़ी और मूछ बढ़ाने का शौक होता है, तो उनका जो मुंह पे दाढ़ी और मूछ के जो बाल होते हैं, उनसे उनका जो मुंह है वो छिप जाता है और उसके मुंह की स्पष्टता जो है वो बहुत कम हो जाती है। इसलिए उसको ऐसे बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम हो जाती है।
एक अपन को जो है वो शिक्षक को अधिक हाव भाव का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो शिक्षक है उसको अधिक ज्यादा मात्रा में हाव भाव का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको सारी चीजें जो है वो स्पष्ट वाणी से उसको समझाने का प्रयास करना चाहिए। हाव भाव को ऐसा बच्चा जो है वो समझ नहीं पाता है, ऐसे बच्चे को अपन हाव भाव के द्वारा नहीं समझा सकते हैं। तो ये आपके एक श्रवण बाधित बच्चे के पढ़ाने के या श्रवण बाधित बच्चे को शिक्षा देने के ये सुझाव हैं। ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे, आसानी से आप इनको समझ सकते हैं। इसके बाद अपन जो पढ़ेंगे वो है कि ऐसे बच्चों की हम पहचान कैसे करेंगे कि भाई ये श्रवण बाधित स्टूडेंट है, ये श्रवण बाधित बच्चा है, तो इसकी कुछ पहचान भी है। इसके कुछ अपन को चीजें हम ऐसी पढ़ेंगे जिनके आधार पर आप इस बच्चों को समझ सकते हैं, इनकी पहचान कर सकते हैं कि भाई ये बच्चा जो है वो आपका श्रवण बाधित बच्चा है। तो सबसे पहले जो है वो ये है कि आसानी से सुनने में कठिनाई हो। यदि कोई ऐसा बच्चा है, कोई ऐसा स्टूडेंट है वो आसानी से सुन नहीं पाता है, मतलब आसानी से सुनने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे बच्चे को हम कह सकते हैं कि भाई ये जो बच्चा है वो श्रवण बाधित बच्चा है। एक यदि अपन दूसरी बात करें कि ऐसा बच्चा जो बात को आसानी से नहीं समझ पाए। कोई ऐसी बात है जो बच्चा उसको आसानी से समझ नहीं पा रहा है, आसानी से, जैसे हम तो बोल रहे हैं लेकिन हमारे बोलते समय हमको ऐसा लग रहा है कि वो बच्चा जो है वो हमारी बात को समझ नहीं पा रहा है, वो हमारी बात को सुन नहीं पा रहा है, हम क्या कहना चाहते हैं उसको वो नहीं समझ पा रहा है। तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये जो बच्चा है वो ऐसा बच्चा है कि ये इसको सुनने में, इसको समझने में किसी चीज का जो है वो अभाव है। ऐसे बच्चे जिनका भाषा और वाणी का पूरा विकास ना हो, भाषा में वाणी का पूर्ण विकास न हो। यदि भाषा और वाणी का उसका पूरा विकास नहीं हुआ है, वो भाषा के बारे में अधिक नहीं जानता है, वो बोलने के बारे में ज्यादा नहीं जानता है, तो ऐसा बच्चा हम समझ जाएंगे कि वो श्रवण बाधित बच्चा है। एक यदि कोई बच्चा सरलता से उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता है, कोई बच्चा ऐसा है जो आसानी से उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है कि इस बच्चे में हमारे श्रवण बाधिता वाले जो है वो गुण है, मतलब वो श्रवण बाधिता नाम की डिसेबिलिटी से ग्रसित है। एक अपन की यदि जो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो सामान्य बच्चों से उपलब्धि स्तर कम होता है। यदि कोई भी बच्चा ऐसा है जो श्रवण बाधित है, तो उनका जो उपलब्धि स्तर जो मतलब शैक्षणिक उपलब्धि स्तर है, मतलब कोई शिक्षा का जो स्तर है इनका, यदि यहाँ पर अपन शिक्षा का स्तर भी अपन जोड़ सकते हैं कि जो शिक्षा का स्तर है वो उनका कम होता है, मतलब डाउन होता है।
और एक चीज जो अपन को है, ये भी अपन लिख सकते हैं कि इनको श्रवण यंत्र की आवश्यकता जो है वो होती है, श्रवण यंत्र की आवश्यकता होती है, श्रवण यंत्रों की भी इनको आवश्यकता होती है। मतलब ऐसा बच्चा जिसको वो सामान्य रूप से वो आपकी बात को नहीं सुन पा रहा है, आपकी बात को नहीं समझ पा रहा है, और यदि उसको सुनने के लिए, उसको किसी बात को समझने के लिए, किसी बात को सुनने के लिए यदि किसकी आवश्यकता पड़ रही है, उसको श्रवण यंत्र की आवश्यकता पड़ रही है, तो हम ऐसे बच्चे को श्रवण बाधित बच्चा कह सकते हैं, श्रवण बाधित स्टूडेंट कह सकते हैं। तो ये हमारी आज का जो यूनिट, ये आपकी जो है यूनिट 2.1 है, ये आपकी यूनिट 2.1 में आपका जो है वो HI से संबंधित जो पार्ट है वो आज हमने पढ़ा था। आपको इसमें पढ़ना क्या है, अब देखिए मैं कारण और उपाय ये सारी चीजें मैं बार बार नहीं बताऊंगा। कारण मैंने आपको एक बार डिसेबिलिटी के बताए, सारी डिसेबिलिटी के कारण वही है, उपाय भी वही है, ये अपन को ध्यान रखने हैं। कारण और उपाय बिल्कुल आपको यहाँ पर केवल ये पढ़ना है कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका एक वर्गीकरण क्या होता है, शिक्षक को है क्या क्या सावधानी इनको रखनी चाहिए, शिक्षक को के लिए जो सुझाव है हमारे, एक इनकी जो है हम पहचान कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपको इसके अंदर पढ़नी होती है, HI के अंदर, हियरिंग इम्पेयरमेंट के अंदर, बाकी का आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। यदि आज से कोई पूछता है कि भाई इसके कारण क्या है, इस डिसेबिलिटी के क्या है, कारण क्या है, इसके क्या है, यदि आपसे कारण पूछता है तो कारण मैंने आपको बताए हैं कि जन्म से पहले के, जन्म के समय के, जन्म के बाद के, और एक सामान्य कारण जो शुरुआत में बताए थे। तो ये कारण आपको ध्यान रखने, चारों कारण, और उस कारणों के आधार पर आपको इसका आंसर देना है। ये आज की जो है हमने यूनिट 2.1 जो है इसको अपन ने देख लिया। और आगे आप जो है हम देखते हैं कि हमने बच्चे जो है हमसे कहते हैं कि तरह वीडियो रिकॉर्ड करो, हम वीडियो रिकॉर्ड भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन जब हम वीडियो YouTube पर डाल देते हैं, YouTube पर जब हमारी वीडियो अपलोड हो जाती है तो हम देखते हैं हमारे पास में पूरा सब कुछ दिखाई देता है कि कौन स्टूडेंट जो है हमारी वीडियो को देख रहा है और कितनी देर देख रहा है, ये भी हमें पता होता है। बहुत से बच्चे तो ऐसे जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जैसी हमारी वीडियो आती है उस पर एक बार क्लिक करते हैं और थोड़ी सी चलती है 2-5 सेकंड और उसको ऑफ कर देते हैं। तो भैया जब इसको देखते ही नहीं हो तो फिर हमसे इनको बनवाते क्यों हो आप? तो आज सभी स्टूडेंट इस वीडियो को देखिए और लगातार देखो, पूरी वीडियो देखा करो, तब जाके आपको कुछ समझ में आएगा, और नेक्स्ट वीडियो में ही तब जाके आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, चाहे आप कितना भी पढ़ लीजिए। तो आप इसको लगातार देखते रहिए। हम अगली नेक्स्ट वीडियो भी आपको जल्दी ही 2.2 जो इसमें विजुअल एम्पेयरमेंट के बारे में अपन पढ़ेंगे, तो उसको भी हम जल्दी से आपको रिकॉर्ड करेंगे। धन्यवाद। आपकी जो परीक्षाएं हैं वो जून में है, ये आपको बता दिया, तो आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। आपकी जो रेट है वो भी अभी समाप्त हो गई है, तो अब आप अपने डीएड पर ध्यान दीजिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।